हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। आज की क्लास हमारी उत्तराखंड हिस्ट्री की क्लास होने वाली है और आज की क्लास में हमने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है और सभी के फैक्ट हम साथ में लेकर चलेंगे हर प्रश्न के। आज का सबसे पहला जो हमारा प्रश्न होने वाला है, मानवोदय काव्य मानवोदय काव्य की रचना किस पवार वंश के शासक काल में हुआ था? तो भैया किस पवार वंश के शासन काल में मानवोदय काव्य की रचना की गई थी? तो मानशाह के शासनकाल में की गई थी। ठीक है, मानवोदय काव्य की रचना भैया किसने की थी, किस कवि के द्वारा की गई थी? तो कवि भरत के द्वारा भैया मानवोदय काव्य की रचना की गई थी। ये मानशाह के कौन थे भाई? तो ये मानशाह के दरबारी कवि थे। कौन? कवि भरत। कवि भरत भी जहांगीर के भी दरबार में रहे थे और जहांगीर के द्वारा इन्हें ज्योतिक राय की उपाधि दी गई थी। तो सीधा सीधा क्वेश्चन ये बन जाएगा कि ज्योतिक राय की उपाधि किसकी थी? तो कवि भरत की थी। किसके द्वारा दी गई? तो जहांगीर के द्वारा दी गई। और ये जो कवि भरत हैं ये भैया मानशाह के दरबारी कवि भी थे। मानवोदय काव्य की रचना कवि भरत ने संस्कृत भाषा में की थी। किस भाषा में की थी भाई? तो संस्कृत भाषा में मानवोदय काव्य की रचना की थी। किसने? कवि भरत ने। पवार काल का सबसे प्राचीन काव्य माना जाता है मानवोदय काव्य। कवि भरत ने अजयपाल को गढ़वाल का युधिष्ठिर कहा था। कवि भरत ने अजयपाल को क्या कहा था? गढ़वाल का युधिष्ठिर कहा था। तो मानवोदय काव्य की रचना भैया किसने की थी? तो कवि भरत ने की थी। और किस पवार वंश के शासन के काल में हुआ था? तो मानसा के शासन काल में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न होने वाला है, 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था का उन्मूलन किया था। तो किसके द्वारा उन्मूलन किया गया था भाई? 36 रकम और 32 कलम का, यानी उन्मूलन का मतलब यहाँ पर है खत्म करना। ठीक है, लागू कौन करते हैं? तो लागू भैया चंद शासक लोग करते हैं और इसको खत्म करते हैं कौन? गोरखों द्वारा इसको खत्म किया जाता है। चंद काल में अलग अलग टैक्स थे, जिनमें से 36 रकम और 32 कलम भी एक टैक्स था जिसको चंद लोगों के द्वारा लागू किया गया और गोरखा लोगों के द्वारा इस टैक्स को खत्म किया गया था। ठीक है, और गोरखाओं ने अपने नए टैक्स लगाए थे। ठीक है, तो 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था का उन्मूलन किया था किसने भाई? तो गोरखों ने किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न है, चंद वंश पर विजय के पश्चात 1791, कब भाई? 1791 में गोरखाओं ने पवार वंश पर आक्रमण किया। जिस पवार वंश ने भैया जिस पवार वंश ने किसके आगे नहीं बढ़ने दिया? तो किसके आगे नहीं बढ़ने दिया था? तो लंगूरगढ़ के आगे नहीं बढ़ने दिया था। 1790 में, कब भाई? 1790 में गोरखाओं ने कुमायूं को जीत लिया। कुमायूं को जीतने के बाद 1791 में, कब भाई? 1791 में यह गढ़वाल पर आक्रमण करते हैं। 1 साल तक इनका गढ़वाल की सेना के साथ युद्ध चलता है और यह जीत नहीं पाते हैं। गढ़वाल की सेना इनको लंगूरगढ़ से आगे नहीं बढ़ने देती है। तभी 1900 कब भाई? 1792, कब भाई? 1792 में एक खबर आती है कि नेपाल की सेना पर भैया चाइना ने आक्रमण कर दिया है। नेपाली सेना वापस चली जाती है और गढ़वाल के राजा से एक संधि करती है जो कि 1792 में होती है, जिसे भैया लंगूरगढ़ की संधि कहा जाता है। ठीक है, लंगूरगढ़ की संधि भैया किन किन के मध्य होती है? तो प्रद्युम्न शाह और गोरखों के मध्य होती है। कौन सी संधि? तो लंगूरगढ़ की संधि होती है। ठीक है, इतने फैक्ट हमें इस प्रश्न से याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, कुमायूं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी? तो भैया कुमायूं रेजिमेंट की स्थापना 1945 में की गई थी। कब की गई थी भाई? 1945 में कुमायूं रेजिमेंट की स्थापना की गई थी। 27 अक्टूबर 1945 को कुमायूं रेजिमेंट का गठन किया गया। कब किया गया भाई? 27 अक्टूबर 1945 को कुमायूं रेजिमेंट का गठन किया गया। कुमायूं की भैया क्या बटालियन बनाई गई थी? ठीक है, कुमायूं की बटालियन बनाई गई थी। सभी को मिलाकर कुमायूं रेजिमेंट बनाया गया था 27 अक्टूबर 1945 को। और इसकी स्थापना कहाँ पर की जाती है? तो आगरा के अंदर इसकी स्थापना की जाती है।
3 साल के बाद 1948 में कुमायूं रेजिमेंट का मुख्यालय भैया रानीखेत बनाया जाता है। कब बनाया जाता है रानीखेत भैया मुख्यालय कुमायूं रेजिमेंट का? तो 1948 में बनाया जाता है। 1945 में भैया इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? आगरा में, जहाँ पर इसकी स्थापना की गई। लेकिन 3 साल बाद 1948 में कुमायूं रेजिमेंट का मुख्यालय रानीखेत बनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न है, पवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो पवार शासकों की प्रथम राजधानी भैया चांदपुर गढ़ी थी। कहाँ थी? चांदपुर गढ़ी थी। दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो दूसरी राजधानी जो बनाई गई थी देवलगढ़। कौन सी बनाई गई थी? तो देवलगढ़ बनाई गई थी। और तीसरी राजधानी जो बनती है, कौन सी बनती है भाई? तो श्रीनगर तीसरी राजधानी बनाई जाती है। और चौथी राजधानी हमारी कौन सी बनती है? तो टिहरी चौथी राजधानी बनती है भैया इनकी पवार शासकों की। तो कुल मिलाकर पवार शासकों की कितनी राजधानी बनती हैं? तो 4 राजधानियां बनती हैं किनकी? पवार शासकों की। पहली चांदपुर गढ़ी, दूसरी देवलगढ़, तीसरी श्रीनगर और चौथी टिहरी राजधानी होती है। तो हमसे पूछा है पवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो चांदपुर गढ़ी में पवार शासकों की प्रथम राजधानी थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार द्वारा नायक बालिका रक्षा कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा नायक बालिका रक्षा कानून 1929 में पारित किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा प्रश्न है, कत्यूरी शासनकाल में गोलमिक क्या थे भाई? तो कत्यूरी शासनकाल में गोलमिक पैदल सैनिक को कहा जाता था। किनको कहा जाता था? पैदल सैनिकों को भैया गोलमिक कहा जाता था। ठीक है। घोड़े पर बैठने वाले सैनिकों को क्या कहा जाता था? अश्वा बलाधिकृत कहा जाता था। ठीक है। और हाथी पर बैठने वाले सैनिक को हस्ती बलाधिकृत कहा जाता था। और ऊँट पर बैठने वाले सैनिकों को भैया ऊँट बलाधिकृत कहा जाता था। किसके शासनकाल में कहा जाता था? तो कत्यूरी शासनकाल में कहा जाता था। तो गोलमिक कौन थे भैया? जो पैदल सैनिक थे उनको क्या कहा जाता है? गोलमिक कहा जाता है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, कत्यूरी शासकों की राजधानी क्या थी? ठीक है। कत्यूरी शासकों की राजधानी क्या थी भाई? तो कत्यूरी शासकों की राजधानी जो थी कार्तिकेयपुर थी। क्या थी भाई? कार्तिकेयपुर थी। जोशीमठ के आसपास का इलाका है, यही इनकी प्रारंभिक राजधानी थी। बाद में इनकी राजधानी चली जाती है कहाँ? कत्यूरी घाटी में, जो कि भैया आपके बैजनाथ में पड़ता है। और वहाँ जाकर ये कत्यूरी कहलाते हैं। कार्तिकेयपुर शासकों के लिए सबसे पहले कत्यूरी शब्द का प्रयोग किसने किया था भाई? तो एटकिंसन के द्वारा किया गया था कत्यूरी शब्द का सबसे पहले प्रयोग। एटकिंसन ने 1884 में भैया, एटकिंसन के द्वारा कब भाई? 1884 में इन्होंने क्या लिखा है? हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर निकाला। और उसी में पहली बार कार्तिकेयपुर शब्द के कत्यूरी का इस्तेमाल किया था। तो किस में किया था भाई इन्होंने? तो 1884 में हिमालयन गजेटियर जो निकाला, उसी में इन्होंने सबसे पहले भैया कार्तिकेयपुर शब्द के कत्यूरी का इस्तेमाल किया था। ठीक है। इनकी लोक भाषा क्या थी? तो लोक भाषा इनकी पाली थी। कैसी भाषा थी भैया? कत्यूरी शासकों की लोक भाषा तो पाली थी। और दरबारी भाषा की क्या थी भाई? दरबारी भाषा इनकी संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत थी। कत्यूरी नरेशों को उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। मंदिर कला, वास्तुकला और मूर्तिकला की दृष्टि से इनके काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। किन कारणों से भैया कत्यूरी के काल को भैया स्वर्ण काल कहा जाता है? मंदिर कला, वास्तुकला और मूर्तिकला की दृष्टि से इनके काल को क्या कहा जाता है भाई? तो स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, गढ़गीता संग्राम। कौन सा भाई? गढ़गीता संग्राम। गढ़गीता संग्राम नाटक की रचना किसने की थी? तो गढ़गीता संग्राम नाटक की रचना मौलाराम जी के द्वारा की गई थी। किनके द्वारा की गई थी भाई? मौलाराम जी के द्वारा की गई थी। मौलाराम का भैया जन्म कब होता है? तो 1743 में मौलाराम जी का जन्म होता है। और कहाँ पर होता है भाई? तो श्रीनगर में इनका जन्म होता है। इनकी मृत्यु कब होती है? तो इनकी मृत्यु 1833 में होती है। और वो भी कहाँ पर होती है भाई? तो श्रीनगर के अंदर ही मौलाराम जी की मृत्यु हो जाती है 1833 में। मौलाराम से चित्रकला सीखने प्रीतम शाह आते थे, जो टिहरी राजकुमार थे। ये टिहरी से श्रीनगर आते थे चित्रकला को सीखने के लिए।
गढ़ गीता संग्राम मौलाराम के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, गढ़ गीता संग्राम भैया किसके द्वारा लिखा गया है? मौलाराम जी के द्वारा लिखा गया है। और मौलाराम से भैया चित्रकला कौन सीखने आते थे? तो प्रीतम शाह सीखने आते थे, जो कि टिहरी के कौन थे भाई? राजकुमार थे। और टिहरी से कहाँ आते थे? तो श्रीनगर में चित्रकला सीखने आते थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न है, किस चंद राजा के पवाड़े कुमायूं के इतिहास में विशेष महत्वपूर्ण है? तो भैया किसके पवाड़े कुमायूं के इतिहास में विशेष महत्वपूर्ण है? तो भारती चंद के। ठीक है, भारती चंद के अगर शासनकाल की बात करें तो इनका शासनकाल 1437 से लेकर और कब तक भाई? 1477 तक इनका क्या था? शासनकाल था। और ये भैया चंद वंश के भैया 35वें शासक थे। ठीक है, कौन से नंबर के शासक थे भाई? तो 35वें शासक थे। गद्दी पर कब बैठे भाई? तो 1437 में ये गद्दी पर बैठते हैं भाई। ठीक है, भारती चंद के पवाड़े कुमायूं इतिहास में प्रसिद्ध हैं। भारती चंद को डोटी पर विजय 1451-52 में प्राप्त हुई और डोटी अभियान के तहत नायक जाति की उत्पत्ति होती है। इनके पुत्र रतन चंद की सहायता से सोर, सीरा, थल आदि पर अधिकार इन्होंने कर लिया था। ठीक है, रतन चंद गद्दी पर कब बैठता है? तो रतन चंद गद्दी पर 1477 में बैठता है, जो कि भैया किसका पुत्र होता है? तो भारती चंद का पुत्र होता है। ठीक है, तो इतनी बातें इस समय क्वेश्चन से याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, जून 1994 में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण के विरोध में उत्तराखंड के किस नेता ने आमरण अनशन किया था? ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया था? तो इंद्रमणि बडोनी जी के द्वारा किया गया था। इंद्रमणि बडोनी को उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। उत्तराखंड का गांधी भैया किनको कहा जाता है? तो इंद्रमणि बडोनी को कहा जाता है। इन्होंने अनशन कब शुरू किया था? तो अगस्त 1994 में इन्होंने क्या किया भाई? अनशन शुरू कर दिया था। और कहाँ से किया था इन्होंने? तो पौड़ी के अंदर से। नैनीताल से किसने किया था भाई? तो काशी सिंह एरी के द्वारा किया गया, जो कि उत्तराखंड क्रांति दल के कौन थे भाई? अध्यक्ष थे कौन? काशी सिंह एरी। ठीक है, इन्होंने कहाँ से अनशन शुरू किया था? तो नैनीताल से शुरू किया था। ठीक है, तो जून 1994 में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण के विरोध में उत्तराखंड के किस नेता ने आमरण अनशन किया था? तो इंद्रमणि बडोनी जी के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड पर शासन करने वाला प्रथम राजनीतिक वंश कौन सा था भाई? तो उत्तराखंड पर शासन करने वाला प्रथम राजनीतिक वंश जो था वो कुड़िंद वंश था। ठीक है, राजनीतिक वंश कौन सा था? तो कुड़िंद वंश था। उत्तराखंड पर शासन करने वाला प्रथम ऐतिहासिक वंश कौन था? तो वो कौन थे भाई? तो वो कत्यूरी थे। ठीक है, राजनीतिक पूछेंगे तो कुड़िंद वंश हो जाएगा और ऐतिहासिक पूछेंगे तो कत्यूरी वंश हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आज का हमारा है, मुगलों से भेंट करने वाला पहला पवार शासक कौन था? तो मुगलों से भेंट करने वाला पहला पवार शासक श्याम शाह था। कौन था भाई? श्याम शाह था। जहांगीर से इसने मुलाकात की कब? 1621 में। आगरा के अंदर जहांगीर ने श्याम शाह को उपहार के तौर पर हाथी घोड़े भैया उपहार दिए थे। क्या दिए थे भाई जहांगीर ने श्याम शाह को? तो हाथी घोड़े उपहार में दिए थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, किस कत्यूरी शासक के द्वारा जागेश्वर मंदिरों में विमानों का निर्माण करवाया गया? तो किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो निम्बर देव के द्वारा करवाया गया। निम्बर देव को शत्रुहंता के नाम से भी जाना जाता है। निम्बर देव को किस नाम से जाना जाता है भाई? तो शत्रुहंता के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, चंद्रवंश के संस्थापक सोमचंद। चंद्रवंश के संस्थापक सोमचंद झूसी प्रयागराज, झूसी कहाँ भाई? तो प्रयागराज यानी इलाहाबाद के अंदर है, से कुमायूं कब आए थे? तो 1019-20 में आए थे। और किनके अनुसार है ये? अजय पाल के अनुसार ये कहा गया है भैया कि चंद्रवंश के संस्थापक सोमचंद जो कि झूसी प्रयागराज से आए थे। और भैया कब आए थे? तो 1019-20 में आए थे। और किनके अनुसार है ये? तो अजय पाल के द्वारा। बद्रीदत्त पांडे भैया कब मानते हैं? तो 700 ईस्वी मानते हैं बद्रीदत्त पांडे कि भैया सोमचंद भैया आए थे कुमायूं में कब? 700 ईस्वी में। ठीक है,
तो अजयपाल भैया, अजयपाल के अनुसार क्या है, तो 1019 और 20। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, टिहरी रियासत का प्रथम राजा कौन था? तो टिहरी रियासत का प्रथम राजा सुदर्शन शाह था। कौन था भाई? सुदर्शन शाह था। टिहरी पर भी पवार वंश ने शासन किया, लेकिन पवार वंश का पहला राजा कनकपाल है। टिहरी में सुदर्शन शाह था। टिहरी में कुल 6 शासक हुए। कितने हुए भाई शासक? 6, या कह सकते हैं टिहरी में कुल 6 राजा हुए। ठीक है, पहले कौन थे? सुदर्शन शाह। दूसरे कौन थे भाई? भवानी शाह। और तीसरे कौन थे भाई? प्रताप शाह थे। और चौथे कौन थे? कीर्ति शाह। और पांचवे कौन थे भाई? नरेंद्र शाह। और छठे कौन थे? तो मानवेंद्र शाह थे। ये 6 भैया राजा हुए टिहरी रियासत में। ठीक है, तो टिहरी रियासत के भैया कुल कितने राजा हुए? तो 6 राजा हुए। पहले हमारे आगे सुदर्शन, दूसरे आगे भवानी शाह, तीसरे प्रताप शाह, चौथे आगे कीर्ति शाह, पांचवे आगे नरेंद्र शाह और छठे आगे हमारे मानवेंद्र शाह। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना जो की गई थी 1902 में की गई थी। संस्थापक कौन है भाई इसके, गुरुकुल कांगड़ी के? तो स्वामी श्रद्धानंद इसके भैया कौन है भाई? संस्थापक हैं। और गुरुकुल कांगड़ी भैया कहाँ पर है? तो हरिद्वार के अंदर है। स्थापना 1902 में, संस्थापक स्वामी श्रद्धानंद और भैया स्थान हरिद्वार। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, खादी के प्रचार के लिए 1937 में चनौदा में अल्मोड़ा गांधी आश्रम की स्थापना करने में किसकी मुख्य भूमिका थी? तो भैया चनौदा में कब स्थापना की जाती है? ठीक है, अल्मोड़ा गांधी आश्रम की तो 1937 में की जाती है। और किसके द्वारा मुख्य भूमिका किन्होंने निभाई थी? शांतिलाल त्रिवेदी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। अल्मोड़ा के सोमेश्वर में भैया पड़ता है कौन सा भाई? गांधी आश्रम, जो चनौदा और 1937 में शांतिलाल त्रिवेदी ने गांधी आश्रम खोला और बाद में यह स्थान क्रांतिकारियों का गढ़ बन गया था। इसीलिए 2 सितंबर 1942 का भैया 2 सितंबर 1942 को अंग्रेजों द्वारा इस आश्रम को बंद करवा दिया जाता है। ठीक है, कब बंद करवा दिया जाता है भाई? 2 सितंबर 1942 को। और किसके द्वारा बंद कराया जाता है? तो अंग्रेजों के द्वारा बंद कराया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, 1814 में किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने गोरखों द्वारा हथियाए गए क्षेत्र पर अधिकार करने का आदेश दिया था? तो किस गवर्नर के द्वारा दिया गया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था भाई? लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा दिया गया था। इन्हीं का भैया दूसरा नाम क्या है? तो लॉर्ड मेयोरा। क्या है भाई? लॉर्ड मेयोरा भी इन्हीं का नाम है। कहीं कहीं हमें लॉर्ड हेस्टिंग देखने को मिलेगा और कहीं कहीं पर हमें आंसर लॉर्ड मेयोरा भी देखने को मिलेगा, तो याद रखना है हमें। इस समय यह भारत का वायसराय था। नवंबर 1814 में घोषणा करता है गोरखाओं के विरुद्ध लड़ाई करने का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, गढ़वाल जिले की 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट किसने तैयार की थी? तो ई.के. पो के द्वारा भैया गढ़वाल जिले की 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार की गई थी। कुमायूं में 10वां भूमि बंदोबस्त भैया किसके द्वारा होता है? तो गूंज के द्वारा होता है, जो कि 1890-96 के बीच में 10वां भूमि बंदोबस्त होता है। 11वां भूमि बंदोबस्त केवल गढ़वाल में होता है और किसके द्वारा होता है? इबटसन के द्वारा किया जाता है 11वां भूमि बंदोबस्त, जो कि केवल गढ़वाल के अंदर होता है, कुमायूं के अंदर नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, गढ़वाल राजा जो गोरखाओं द्वारा पराजित होकर युद्ध में मारा गया था वो कौन था भाई? तो प्रद्युम्न शाह था। कौन था? तो प्रद्युम्न शाह था। गोरखाओं के साथ 1792 कब भाई? 1792 लंगूरगढ़ की संधि प्रद्युम्न शाह ने की थी। इसके बाद 1795 में कब भाई? 1795 में गढ़वाल के अंदर भीषण अकाल पड़ता है, जिससे भैया 91-92 नाम से जाना जाता है। और इसके बाद गढ़वाल की स्थिति बहुत खराब हो जाती है। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर गोरखों ने 1803 कब भैया? 1803 में गढ़वाल पर दोबारा आक्रमण कर देते हैं। और इस समय गढ़वाल के शासक प्रद्युम्न शाह ही थे। प्रद्युम्न शाह को श्रीनगर से जाना पड़ता है
और सेना को इकट्ठा करके 1804 में देहरादून के खुड़बड़ा मैदान में गोरखाओं के साथ अंतिम युद्ध लड़ते हैं और यहीं पर प्रद्युमन शाह शहीद हो जाते हैं। तो खुड़बड़ा का युद्ध भैया देहरादून, खुड़बड़ा का मैदान में जो युद्ध होता है भैया वो कहाँ है, देहरादून में। कब किया जाता है, 1804 में किया जाता है। और भैया इसमें क्या होते हैं, प्रद्युमन शाह क्या हो जाते हैं भाई, शहीद हो जाते हैं। ठीक है, तो आशा करूंगा आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।